हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और हम इसमें 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, जरूर पूरी वीडियो देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 348, 358, 368 या 378। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 368 हो जाएगा। ठीक है, संशोधन की जो प्रक्रिया है 368 के तहत संविधान से जो है ये संसद द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो 368 अनुच्छेद और संसद अपनी जो संविधायक शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए और इस संविधान के किसी उपबंध परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन किस अनुच्छेद में प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 368 संशोधन। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत की महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? 54, 64, 72 या 73? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 73। 73 संविधान के 73वें जो संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 पंचायती, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को न केवल नई दिशा प्रदान की गई और बल्कि ये लोकतंत्र की जड़ों को सींचने में भी सार्थक सिद्ध हुआ। और अनुच्छेद 243 घ और 3 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में कौन से अनुच्छेद 243 यानी 243, ठीक है, इसके अनुसार जो है प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, ये है 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, देश भर में सरलतापूर्वक भ्रमण करने का अधिकार। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो है अब वो मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, देखिए 44वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 20 जून 1979 20 जून 1979 के अनुच्छेद 19(6), ठीक है, अनुच्छेद 19(6) और 31, ठीक है, 31 मूल अधिकारों की श्रेणी से पूर्णतया निश्चित कर दिया गया और इसकी बजाय संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय 4 और एक नया अनुच्छेद 300, ठीक है, के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये जो है संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया। पहले 7 मौलिक अधिकार थे जो कि 6 रह गए हैं, संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और भाषण की स्वतंत्रता, देश पे सफलता, ये सब स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 364 और अनुच्छेद 374। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 359। 359 में ये वर्णित है कि आपात के दौरान, ठीक है, आपात की स्थिति, तो आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर प्रवर्तन का निलंबन करने की शक्ति होगी। ठीक है, जो इसके अंदर जीवन का अधिकार आता है, ठीक है, और इसको छोड़ के, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सारे का निलंबन किया जा सकता है इसको छोड़कर। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीवन का अधिकार। तो आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 359 अभी हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में, तो अनुच्छेद 20 में वर्णित अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, और अनुच्छेद 21 में जो है वो प्राण जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता में संरक्षण का अधिकार संबंधी अधिकार निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की? 24वां संशोधन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में, 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वां संशोधन द्वारा नीति निषेध सिद्धांतों की प्रधानता पूर्णतः स्थापित कर दी गई, और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31C में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की कि भाग 4 में उनके जो सिद्धांत है उनको कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बनाए गए किसी कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। तो मौलिक अधिकारों की निषेधता तो वरीयता दी गई, अनुच्छेद कौन सा? 42वां संशोधन, ठीक है, अनुच्छेद 31C, ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 42, 51, 51A, 52, ठीक है। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, पहली बार भारतीय संविधान में एक नया अध्याय, ठीक है, 4A मूल कर्तव्य शीर्षक के अंतर्गत अधीन जोड़ा गया था, और इस शीर्षक के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया है, जिससे 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, अभी 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, एक और बाद में जोड़ा गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 51A। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में सहभागी हो सकता है? उपराष्ट्रपति, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, मुख्य न्यायाधीश? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 88 के तहत प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में जो है दिया गया हो, बोल सकता है, उसकी कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकारी नहीं, यानी वो वोट नहीं दे सकता, मत देने का अधिकार नहीं है उसे, लेकिन और सारी चीजें वो कर सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल। 9 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का राज्यपाल, यहाँ पे उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति टाइप हो गया है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 89 एक के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होगा? सभापति होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का उपराष्ट्रपति जो सदन का सदस्य हो बिना उसकी अध्यक्षता करता है। 10 क्वेश्चन है भारत की संसद में निम्नलिखित समाहित है? लोकसभा, राज्यसभा तथा मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा तथा प्रधानमंत्री, लोकसभा तथा राज्यसभा, और डी है राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा संसद, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है,
तो ये होते हैं। और जैसा कि अनुच्छेद 79 के तहत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है और जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, 2 सदनों से मिलकर बनेगी संसद, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से, तो जिसके नाम होंगे राज्यसभा और लोकसभा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी? अनुच्छेद 73, 74, 75 या 76? राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 75 3 के अनुसार, सी। ठीक है, 75 3 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, अनुच्छेद 75। 12 क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिससे असंवैधानिक घोषित करता है, जिससे विधायिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को, कार्यपालिका के किसी भी आदेश को, निम्न न्यायालय के किसी भी निर्णय को, डी है विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी भी आदेश को। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी भी आदेश को। तो न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के कारण ही भारत में न्यायपालिका सरकार, ठीक है, कि अन्य दोनों अंगों विधायिका तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और क्योंकि न्यायपालिका किसी भी कानून अथवा सरकार के आदेश का परीक्षण करके उनकी संवैधानिकता अथवा वैधता के प्रश्न को निश्चित करती है। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं भारत का प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रपति, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं इन्हें और नियुक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना कार्यकाल पूरा किए हुए भी उनसे त्यागपत्र जो है ले सकते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़िए तथा नीचे दे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पृथक्करण सिद्धांत प्रतिपादित किया है। दूसरा, इसने विकासशील व्याख्या का सिद्धांत परिवर्तित किया है। थर्ड है, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत यह राष्ट्रपति को संवैधानिक मामलों में सलाह देता है। चौथा है, निहित अधिकार रखता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2। इसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पृथक्करण सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसने विकासशील व्याख्या का सिद्धांत परिवर्तित किया। गोपालन बनाम मद्रास राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत यदि किसी उपबंध में का कोई भाग विधि मान्य पाया जाए तो शेष भाग की विधि मान्यता पर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए, बशर्ते इसे अपेक्षित भाग से पृथक किया जा सकता है तथा वह अपने आप में पूर्ण हो। और उच्चतम न्यायालय ने प्रगतिशीलता परक निर्वाचन के सिद्धांत को माना, जिसका अर्थ है कि संविधान का निर्वाचन करते समय सतत परिवर्तनशील, सतत मतलब लगातार परिवर्तनशील सामाजिक एवं कानूनी संदर्भ को क्या किया जाए, ध्यान में रखा जाए। संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय को परामर्श की अधिकारता प्रदान करता है, जबकि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रत्यक्ष संबंध अनुच्छेद 13, 32, 132, 133 और 226, 228 तथा अप्रत्यक्ष संबंध जो है अनुच्छेद 251 और 254 से है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद। तो सभी को पता है कौन करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल। 1955 में सर्वोच्च न्यायालय ने राय साहब, राम जीवा कपूर और अन्य बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे कहा कि यद्यपि कार्यकारिणी की शक्तियां मंत्रिमंडल में नहीं था और राष्ट्रपति को उसके परामर्श अनुसार कार्य करना चाहिए। राइट ऑप्शन मंत्रिमंडल।
16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम कानून अधिकारी है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, भारत का अटॉर्नी जनरल, सचिव कानून तथा न्याय विभाग। राइट ऑप्शन यहाँ पे भारत का अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का पद उन पदों में से है जिसमें संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, और वह भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, और उसका कार्य भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है। भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। नेक्स्ट है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर कनाडा के संविधान के अनुसार, अमेरिका के संविधान के अनुसार, सी है भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार, और डी है स्विट्जरलैंड संविधान के अनुसार। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की करों के और कर से भिन्न राजस्व वितरण के संबंध में तथा उधार लेने की शक्ति के बारे में उपबंधों का अनुसरण किया गया है, और वित्तीय शक्तियों के वितरण के लिए संविधान में विस्तृत उपबंध बनाए गए हैं। ठीक है, और 1935 के अधिनियम 19 के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप है केंद्रीकृत संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, सहकारी संघवाद, संघर्षात्मक संघवाद। 18 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सहकारी संघवाद। भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप सहकारी संघवाद। ग्रेनविल अस्टिन, ठीक है, ग्रेनविल अस्टिन ने भारतीय संघवादी व्यवस्था को सहकारी संघवाद का नाम दिया। ई पॉइंट भी ध्यान रखें। ठीक है, ग्रेनविल अस्टिन। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति भारत के नागरिकों को दी गई और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं दी गई? प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समझ समता और विधि का समान संरक्षण, वाक स्वातंत्र, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्राण अगर कोई हमारे यहाँ रह रहा है तो भाई उसकी भी स्वतंत्रता, प्राण और इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का भी, अपने धर्म के अनुसार वो अपने आप को पूजा पाठ जो भी करना है उसे कर सकता है। विधि के समझ जो है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन वाक स्वतंत्र, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 15, 16 तथा 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं केवल नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिए गए। बाकी 14 जो है समता का अधिकार, ये भी है विदेशियों के लिए। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है, जो कि विदेशियों के लिए ये नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, आपातकाल के प्रावधानों में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था, और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 51 जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है अनुच्छेद 51 में। ठीक है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।